यस तो हेलो एवरीवन, राहुल है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2023 में आई मूवी मुंबई माफिया पुलिस वर्सेस अंडरवर्ल्ड का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। मूवी की शुरुआत होती है मुंबई शहर से, जहां पे किसी के भी यहाँ पे आने जाने का कोई पाबंदी नहीं है। और इस मूवी का मुख्य नरेशन के रूप में काउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा के द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया है। प्रदीप शर्मा बहुत समय से क्राइम ब्रांच से जुड़े हुए थे और 100 से अधिक गैंगस्टरों का एनकाउंटर भी किया था उन्होंने, जिनमें कुछ गैंग के बॉस भी शामिल थे। प्रदीप बताते हैं कि मेरा ट्रांसफर क्राइम ब्रांच में 1992 में हुआ था और मुंबई के हर चौल में मेरा एक खबरी मौजूद था। इसके बाद हम लोग मिंटी तेजपाल को देखते हैं, जो कि एक राइटर और जर्नलिस्ट है, जो कि हमें बताते हैं कि मुंबई के हालात 1992 में काफी बुरी थी। कोई भी गैंगस्टर किसी को भी कहीं पर भी मार देता था। इसके बाद हम लोग रविंद्र आंग्रे को देख पाते हैं, जो कि प्रदीप शर्मा के साथ ही काम करने वाले थे और वो भी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे। साथ ही हम लोग एक खान को भी देख पाते हैं, जो कि एडिशनल कमिश्नर थे। इनकी पोस्टिंग मुंबई शहर में हुई और इन्होंने ही सबसे पहले दाऊद इब्राहिम को ढूंढने की कोशिश की। अब आगे हम लोग तेजपाल दाऊद इब्राहिम के डी कंपनी के बारे में बताता है। वो हम लोग को बताते हैं कि दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी बहुत ही बड़ी गैंग थी, जिसके तहत करीबन 25,000 लोग काम करते थे और उनका काम था हफ्ता वसूलना। अगर शहर में रहना है तो हफ्ता देना पड़ेगा, चाहे वो बिल्डर हो या फिर बॉलीवुड कोई स्टार हो या फिर कोई छोटे मोटे दुकान वाले हो, सभी को हफ्ता देना पड़ता था। दाऊद का काम छोटे छोटे कामों से लेकर बड़े बड़े कामों तक था, स्मगलिंग से लेकर बॉलीवुड और साथ ही क्रिकेट तक था। कहा जाता है बॉलीवुड में दाऊद का 500 करोड़ रुपया लगा था। अब कुछ दिन बाद पुलिस को दाऊद के लोगों के बारे में खबर मिलती है, जो कि लोखंडवाला के एक बिल्डिंग में थे और पुलिस वहां पे तुरंत पहुंच गई, जहां पे AK-47 से पुलिस वालों पे गोलियों की बारिश की गई। और इन सारी गोलियों की आवाज मिंटी तेजपाल सुन लेते हैं तो वो तुरंत इस जगह पे पहुंचते हैं। हालांकि उन्हें इस जगह से दूर रखा गया और शूट करने से मना कर दिया गया। अब इसके बाद हम लोग को मालूम पड़ता है कि इस शूट आउट में गैंगस्टरों के 7 आदमी मारे गए और इस ऑपरेशन को लीड किया था एक खान ने। अब इससे गैंगस्टर थोड़े से सतर्क हो जाते हैं, क्योंकि अब पुलिस वाले एनकाउंटर करना स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि अब पुलिस वाले सोचते नहीं, डायरेक्ट ठोकते हैं। इसलिए डी कंपनी के गैंगस्टर और उनके माफिया भी सतर्क हो गए। इस बीच पुलिस वालों ने कई सारे एनकाउंटर किए और कई सारे डी कंपनी के लोगों को मारे। इसके बाद हम लोग को बताया जाता है कि दाऊद अब दुबई में शिफ्ट हो चुका है और वो अपना सारा काला बिजनेस वहीं से ऑपरेट करता है। और उसका मेन बिजनेस था गोल्ड का स्मगलिंग। वो दुबई से इंडिया में गोल्ड का स्मगलिंग करता था, जिसमें उसे इंडिया के अपेक्षा 25% ज्यादा मुनाफा होता था। इसके बाद हम लोगों को 1992 का एक खौफनाक दंगा दिखाया जाता है, जिसमें हिंदू मुस्लिम की इन दंगों को पुलिस वालों ने रोकने की भी कोशिश करते हैं और उन्हें लाठीचार्ज भी करना पड़ा। और कहा जाता है इस दंगे के बाद से दाऊद इब्राहिम ने अपने बिरादरी के लोगों को हथियारों से मालामाल कर दिया था, जिसके बाद मुंबई शहर का नजारा एक खौफनाक मंजर की तरह बदल गया और पूरा शहर धुआं धुआं हो गया। और अब पुलिस वालों को भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि ये नजारा शहर में पहली बार ऐसा हुआ था और इन्हें किस तरह से कंट्रोल किया जाए, इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसके बाद हम लोगों को श्रीकांत देसाई को दिखाया जाता है, जो कि दाऊद का मेन आदमी था। और कहा जाता है कि श्रीकांत को सभी लोग मामा कहकर बुलाया करते थे और विदेश से स्मगलिंग की गए मालों को श्रीकांत अपने पास डिलीवर किया करता था और उसका अड्डा था हवाई अड्डा। लेकिन कुछ दिनों के बाद पुलिस वालों को श्रीकांत देसाई के बारे में मालूम पड़ जाती है और एक रात जब श्रीकांत देसाई को पुलिस वाले पीछा कर रहे थे, तब श्रीकांत देसाई को इस बारे में मालूम पड़ जाती है कि पुलिस वाले मेरा पीछा कर रहे हैं। वहाँ पुलिस वालों को शूट करने ही वाला होता है, तभी पुलिस वाले उसे एनकाउंटर कर वहीं पे मार डालते हैं और उसकी मौत वहीं पे हो जाती है। इसके बाद हम लोगों को दलाल एस्टेट यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दिखाया जाता है, जिसमें कि बहुत सारी भीड़ उमड़ रही थी और तभी वहां पे एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। और फिर हम लोगों को मालूम पड़ा कि ऐसे ब्लास्ट मुंबई में 12 जगहों पे हुआ, जिसमें करीबन 250 लोगों की मौत हुई। अब पुलिस वालों को लगने लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है और तभी ऐसा हो जाता है जिससे सारी चीजें इधर की उधर हो जाती है। जिसके बाद से दाऊद इब्राहिम बहुत बड़ा टेररिस्ट बन चुका था और उसे ढूंढने के लिए पुलिस वाले हर जगह पे तलाश करते हैं और उसके छोटे मोटे गुंडों को जगह जगह पे तलाश कर उनके कुछ आदमियों को एनकाउंटर भी किया जाता है। इसके बाद एक खान हमें बताते हैं कि ऐसे एनकाउंटर करना उन्हें ठीक नहीं लगता था। लोगों को बेरहमी से मारना, चाहे वो सही हो या गलत, उन्हें अच्छा नहीं लगता था। हो सकता है उनमें से कुछ लोग बुरे हो, लेकिन यह भी तो हो सकता है उनमें से कुछ लोग अच्छे भी हो।
इसलिए उन्होंने बहुत जल्द ही रिटायरमेंट ले लिया और उन्होंने ये रिटायरमेंट अपनी मर्जी से ली थी। जिसके बाद हमें कुछ पुलिस ऑफिसर को बताया जाता है जिन्होंने बहुत सारे एनकाउंटर किए हैं और उनकी गिनती काउंट हो रही थी, लेकिन इनमें सबसे ऊपर नाम था प्रदीप शर्मा का। उन्होंने अब तक 87 एनकाउंटर कर चुके थे और वो पब्लिक के लिए हीरो की तरह थे। इसके बाद हम लोग को रूबिन शर्मा को दिखाया जाता है जो कि सीबीआई के डायरेक्टर थे। वो हमें बताते हैं कि गुलशन कुमार के मौत के पीछे दाऊद इब्राहिम का ही हाथ था। गुलशन कुमार को उनके ही घर पे बेरहमी से मारा गया था। अब इसके बाद दाऊद इब्राहिम के करीबी आदमी अब्बू सलीम के बारे में मालूम पड़ती है। दरअसल पुलिस वालों के पास एक मेल आया था और ईमेल के द्वारा उन्हें मालूम पड़ा कि वो इस वक्त पुर्तगाल में है। इसीलिए पुलिस वाले तुरंत पुर्तगाल पहुंचे जहां पे अब्बू सलीम ठहरा हुआ था और वहीं से पुलिस वाले ने अब्बू सलीम को गिरफ्तार किया और उसे इंडिया तुरंत लाया गया। इन सब के बावजूद भी पुलिस वाले पे ऐसे चार्जेस लगे कि उनका बच पाना नामुमकिन था, क्योंकि उनके ऊपर चार्जेस थे कि ये सब फेक एनकाउंटर करते हैं। और इनमें सबसे बड़ा नाम था प्रदीप शर्मा का, जिन्हें जेल हो गई थी और उन्होंने जेल में कई दिन बिताए। लेकिन जब ये केस कोर्ट में आया तो वो बेगुनाह साबित हो गए, क्योंकि उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं थे कि उन्होंने फेक एनकाउंटर किए हैं। जिसके बाद कहानी 2017 में धारे में शिफ्ट होती है, जहाँ पे पुलिस वालों को इकबाल कास्कर के बारे में मालूम पड़ती है। दरअसल इकबाल कास्कर दाऊद इब्राहिम का भाई है और पुलिस खबरी के द्वारा इकबाल कास्कर के बारे में पुलिस को मालूम पड़ती है। और तब पुलिस वाले इकबाल कास्कर को पकड़ने के लिए उसके घर पे पहुंचते हैं, जहां पे इकबाल कास्कर अपने घर में टीवी देख रहा था और उसके 2-4 लड़के थे। लेकिन पुलिस वाले चुपके से आए और उन्हें दबोच लिया और इकबाल कास्कर को गिरफ्तार कर लिया। ये काम प्रदीप शर्मा ने किया। वो चाहते तो उसका एनकाउंटर भी कर सकते थे, लेकिन वो दुनिया को यहाँ बताना चाहते हैं कि मैं पूरी तरह से बदल चुका हूँ। और क्रेडिट सीन में हमें बताया जाता है कि प्रदीप शर्मा को 2021 में मुंबई में एक बिजनेसमैन के कत्ल में उन्हें गिरफ्तार किया गया था और वो इस वक्त जेल में है और ट्रायल शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद हम लोगों को रविंद्र आंग्रे के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने 2018 कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया था और लोखंड वाला शूट आउट से चर्चित ए खान ने रिटायरमेंट के बाद सिक्योरिटी ऑफिस बना ली थी और 2022 में उनका निधन हो गया था। और दाऊद इब्राहिम के बारे में किसी को भी मालूम नहीं है कि वो कहाँ गायब हुआ, वो अब तक जिंदा है या नहीं, ये किसी को मालूम नहीं है। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पे खत्म होती है। तो गाइस, आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताइएगा।